हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम होने वाला है नवंबर में, उसके लिए हम लोग रिवीजन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग थियरी जल्दी जल्दी करेंगे, साथ ही साथ जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स रिलेटेड होंगे वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। ओके, यानी कि एनसीईआरटी प्लस जितने भी ऑब्जेक्टिव, केस स्टडी या असर्शन रीजन टाइप्स के जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग सीखेंगे वन बाय वन। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो सेकंड चैप्टर है, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल से रिलेटेड, उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली हमें करना क्या है, सारे टॉपिक्स को स्पीड में कंप्लीट करना है, थोड़ा सा फास्ट रहेगा बट न्यूमेरिकल्स ढेर सारे करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? सपोज करिए कि आपको इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। ये क्यू चार्ज है, ओ पे रखा हुआ है और इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो सपोज करिए कि ये इन्फिनिटी है, तो यहाँ से एक टेस्ट चार्ज को यहाँ लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। कैसे? सपोज करो कि आप इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना चाहते हो, तो ये भी एक चार्ज है। ये चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। फोर्स लगाने के वजह से क्या होगा कि फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यानी कि हमने ये देखा कि फोर्स तो लग ही रहा है, साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क ज़रूर होगा। यानी कि आपको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही आपका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो आप बोलोगे कि सर अगर इस पॉइंट पे बताना हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज को लीजिए और इस पॉइंट पर लाइए। इस पॉइंट पे लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वही इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा। यानी कि आपको किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए तो आप एक टेस्ट चार्ज लो, इन्फिनिटी से उस पॉइंट पर लेकर आओ, उस पॉइंट पे लाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा वही उस पॉइंट का क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज। और आप सबको पता है कि ये कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और ऐसा यूनिट इसका क्या होगा? वोल्ट होगा। ऐसा यूनिट क्या होगा इसका? वोल्ट होगा। अब इसमें एक छोटी सी बात हम लोग ऐड करते हैं। सपोज करो कि ये एक पॉइंट है, इसका नाम आर दे देते हैं, तो हमें आर से पी पे आने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा? यानी आर से पी पॉइंट पर आने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर माइनस वी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी आर बाई क्यू। यानी कि हमें P से कहाँ R से कहाँ जाना है? P पे जाना है। तो R से P पे आने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो R का पोटेंशियल निकाल लिए, P का पोटेंशियल निकाल लिए और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, हमें वर्क डन पता चल जाएगा। अगर ये मैं बोलूं कि P से R जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? P से R जा रहे हैं, तो हमें P का पोटेंशियल पता है कितना? Vp, और VR का पोटेंशियल नहीं पता है, तो हम मान लिए V। तो क्या करेंगे? वी आर माइनस वी पी इज इक्वल टू डब्ल्यू पी आर बाई क्यू। तो वी आर हमें नहीं पता है तो इसका नाम हमने V दे दिया, और वी पी ऑलरेडी हमें पता है, तो डब्ल्यू पी आर अपॉन क्यू, यही हमारा क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे सपोज करिए एक क्वेश्चन है, find the electric potential due to 3 microcoulomb charge at a distance of 3 centimeter from it। यानी हमें बताना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू
3 माइक्रोकूलम चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो सिंपल सा बात है, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई आर। के की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10 का पावर 9, क्यू कितना है 3 इंटू 10 का पावर -6, और आर कितना है 3 सेंटीमीटर, तो मीटर में बदलेंगे तो 3 इंटू 10 का पावर -2। तो इस 3 से इस 3 को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। ये -2 जब ऊपर में जाएगा तो क्या होगा, प्लस होगा, यानी 9 इंटू 10 का पावर 11 इंटू 10 का पावर -6। तो 10 का पावर 11 में से 6 जाएगा तो 5 बच जाएगा, तो 9 इंटू 10 का पावर 5 वोल्ट। यानी कि आपसे एक क्वेश्चन था कि फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू 3 माइक्रोकूलम चार्ज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। के का वैल्यू कितना होता है 9 इंटू 10 का पावर 9, क्यू का वैल्यू माइक्रोकूलम में है तो 10 का पावर -6 कर लेंगे, और आर हमें ऑलरेडी पता है कितना 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 10 का पावर -2 कर लेंगे। तो 9, ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये -2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 और 2 11 और -6, तो 11 में से 6 जाएगा तो 5 बच जाएगा। यानी कि हमारा सिंपल सा ये हो गया 9 इंटू 10 का पावर 5 वोल्ट। ओके, छोटे छोटे क्वेश्चन सारे करेंगे और हम लोग 1 बाई 1 आगे बढ़ेंगे। जैसे सपोज करिए कि आपको एक क्वेश्चन नंबर 2 दे दिया गया, आपका ये और ये 2 पॉइंट है ए और बी। ए पे आपने रखा है 4 माइक्रोकूलम चार्ज और बी पे रखा है -3 माइक्रोकूलम चार्ज, और इन दोनों का सेपरेशन है 6 सेंटीमीटर, और आपको मिड पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है। यानी ए पे आपने 4 माइक्रोकूलम चार्ज रखा, बी पे आपने -3 माइक्रोकूलम चार्ज रखा, और आपको करना क्या है, मिड पॉइंट पे, यानी O इज द मिड पॉइंट, उस पे आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताना है। तो ये आपका कितना हो गया 3 सेंटीमीटर, और ये कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। यानी कि सिंपल सा हमें O पे पोटेंशियल बताना है। तो डायरेक्शन की तो बात ही नहीं है इसमें, क्यों, क्योंकि पोटेंशियल हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और स्केलर क्वांटिटी में डायरेक्शन का कोई मैटर नहीं रहता है। तो इसके वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल हो जाएगा, 9 इंटू 10 का पावर 9, 4 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 का पावर -2, प्लस इसके वजह से 9 इंटू 10 का पावर 9 -3 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन 3 इंटू 10 का पावर -2। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर आपने यहाँ माइनस क्यों लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो ऐसा हम लोग नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं करते हैं, क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, और वेक्टर क्वांटिटी में माइनस साइन का एप्लीकेशन होता है डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। इसीलिए हम लोग उस निगेटिव वैल्यू का डायरेक्शन में यूज कर लेते हैं, जिस वजह से हम वहाँ पुट नहीं करते हैं। लेकिन हमारा ये क्या है, स्केलर है, तो स्केलर के केस में अगर चार्ज निगेटिव दिया है तो निगेटिव साइन के साथ पुट करेंगे। तो 9 इंटू 10 का पावर 9 इंटू 4 इंटू 10 का पावर -6 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 का पावर -2 माइनस 9 इंटू 10 का पावर 9, 3 इंटू 10 का पावर -6 अपॉन 3 इंटू 10 का पावर -2। तो 3 3 जा 9, ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 4 3 जा 12 इंटू 10 का पावर 5 माइनस 9 इंटू 10 का पावर 5, तो 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा 3 इंटू 10 का पावर 5 वोल्ट। अब देखिए ना, ये -2 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 9 2 11, 11 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना बचेगा 5 बचेगा, तो पावर यही होगा। तो कितना आ गया 3 इंटू 10 का पावर 5 वोल्ट। ओके, चलिए लिखिए।
अब हम बात करेंगे, सपोज करो कि क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं कि हमें क्या है पता है 100 जूल वर्क इज डन इन मूविंग a 4 microcoulomb charge from a point whose potential is -20 volt to a point of potential V volt. Find the वैल्यू ऑफ भी। यानी सपोज करो कि कितना जूल वर्क हुआ है, 100 जूल वर्क किया गया है कि इसके मूविंग करने में एक 4 माइक्रोकूलम चार्ज को मूव कराने में एक पॉइंट से, जिस पॉइंट का पोटेंशियल -20 वोल्ट दिया हुआ है, टू अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल V वोल्ट। यानी अगर मैं मान लूँ कि इस A का पोटेंशियल जो है वह है -20 वोल्ट और B पर ले गए हैं तो इसका वोल्ट हो गया V, और A से B ले जाने में वर्क कितना करना पड़ा है 100 जूल, और Q का वैल्यू दे दिया गया है कितना 4 माइक्रोकूलम, दैट इज 4 × 10⁻⁻6 कूलम। यानी A से B इस चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा है 100 जूल वर्क करना पड़ा है। यानी A से B तक इस चार्ज को ले जाने में कितना वर्क करना पड़ा है 100 जूल वर्क करना पड़ा है। तो हमें इस पॉइंट का क्या चाहिए पोटेंशियल चाहिए, तो VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। कहाँ से कहाँ A से B, A से B ले जा रहे हैं तो VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। तो VB का पोटेंशियल कितना है V माइनस ऑफ माइनस 20, वर्क डन कितना है 100 और चार्ज कितना है 4 × 10⁻⁻6। अगर मैं इसको 100 माइक्रो जूल कर लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। 100 माइक्रो जूल अगर कर लूँ तो ज़्यादा सही रहेगा। तो 100 × 10 का पावर कितना हो जाएगा -6। तो अगर मैं देखूँ तो 10 का पावर -6 से 10 का पावर क्या हो जाएगा -6 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो V + 20 इज इक्वल टू 25। तो V इज इक्वल टू 25 - 20 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। यानी कि B का पोटेंशियल कितना आ गया 5 वोल्ट। एक चीज करेक्ट कर लेंगे, 100 माइक्रो जूल वर्क इज डन इन मूविंग अ 4 माइक्रोकूलम चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट हुज पोटेंशियल इज -20 वोल्ट टू अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल V वोल्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ V। यानी A से B पर जाने में 100 माइक्रोजूल वर्क करना पड़ रहा है, तो A का पोटेंशियल दिया है -20 वोल्ट, तो B का पोटेंशियल कितना होगा। तो याद रखिएगा कहाँ से कहाँ जाना है A से B जाना है। तो VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q। तो VB का पोटेंशियल V है, VA का पोटेंशियल कितना है माइनस है 20, तो माइनस माइनस प्लस, और कितना माइक्रोजूल वर्क हुआ है 100 माइक्रोजूल वर्क हुआ है। तो 100 × 10 का पावर -6, तो ये 10 का पावर -6 और 10 का पावर -6 एक दूसरे से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। 100 को जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो कितना आएगा 25 आएगा। तो ये 25 में से जब 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिल जाएगा 5 वोल्ट। यानी कि B का जो पोटेंशियल है वो कितना है 5 वोल्ट है। थर्ड क्वेश्चन के टाइप पे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं कि 2 पॉइंट है A और B, A पे चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम और B पे चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकूलम। इन दोनों के बीच में आपको इक्यू पोटेंशियल सरफेस बताना है। A का वैल्यू A पे रखा गया है 2 माइक्रोकूलम और B पे रखा गया है -2 माइक्रोकूलम, और इन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे आपको इक्यू पोटेंशियल सरफेस बताना है। तो इक्यू पोटेंशियल सरफेस का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ
पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। सपोज करो जिस रूम में आप बैठे हुए हो, जिस टेबल पर आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, टेबल पे बुक रख के, वो आपका टेबल क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो टेबल के किसी भी पॉइंट पर आप अपनी फिंगर को रख दो, उस पॉइंट पर अगर मान लो 20 वोल्ट आ रहा है, 20 वोल्ट आ रहा है, तो उस टेबल के हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 20 वोल्ट होगा। तो इक्विपोटेंशियल का सिंपल मीनिंग यही होता है, एक ऐसा सरफेस जिसके किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ, वहां पर पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। जैसे आप कंडक्टिंग स्फीयर की बात करते हो, तो जो कंडक्टिंग स्फीयर होता है उसके अंदर में सेंटर से लेके बाउंड्री तक जो भी सरफेस होता है कंडक्टिंग स्फीयर का, वो इक्विपोटेंशियल होता है। यानी सेंटर से लेके बाउंड्री तक आप कहीं भी चले जाओ, सब जगह पोटेंशियल का वैल्यू क्या मिलेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा, कांस्टेंट रहता है। कंडक्टिंग स्फीयर के सेंटर से लेके बाउंड्री तक का पोटेंशियल ऑलवेज क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पर हम बात अपनी करते हैं कि ए और बी के बीच में हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस बताना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कब होगा, जो इसके वजह से पोटेंशियल होगा उतना ही इसके वजह से होगा, तभी तो इक्विपोटेंशियल कहा जाएगा। तो मान लेते हैं कि ये वाला पॉइंट हमारा ओ है और यहाँ से हमने एक्स मान लिया, तो ये कितना हो जाएगा, 6 - x। यानी कि जो इसके द्वारा यहाँ पर पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके थ्रू होगा, तभी माना जाएगा कि ये कैसा सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो k इंटू 2 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू k -2 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन 6 - x। तो k से k क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। 10⁻⁻6 से क्या होगा, 10⁻⁻6 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा, 2/x इज इक्वल टू -2 अपॉन x माइनस। तो अगर मैं इधर से मल्टीप्लाई करूं तो 12 - 2x इज इक्वल टू -2x, यानी 2x से 2x कैंसिल आउट हो गया, तो x बचा ही नहीं। जब x बचा नहीं तो फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इट इज इक्विपोटेंशियल। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इट इज इक्विपोटेंशियल। जैसे फॉर एग्जांपल जब 9th 10th में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह सॉल्व करते थे तो हमें x की रियल वैल्यू निकालनी होती थी, लेकिन जब हम आप इक्वेशन सॉल्व करने जाते थे तो x का टर्म बचता ही नहीं था किसी क्वेश्चन में। यानी कि x का टर्म बचा नहीं या x का टर्म कोई कांस्टेंट आ गया तो बोला जाता है कि भाई नहीं, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x दिस इज रियल। ठीक उसी तरीके से फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x ये पूरा का पूरा सरफेस क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। पूरा की वजह से क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। ओके, अगर x का कुछ वैल्यू आता तो हम लोग लिखते, अदरवाइज यहाँ x का कोई वैल्यू नहीं आ रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x इट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलेंगे। The electric potential at the surface of hollow conducting sphere is 40 volt. Find the potential at center. अब आपको मैं बता दूं कि कोई भी कंडक्टर हो, उस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 0 होता है। यानी कि सपोज करो कि एक स्फीयर है जिसका ये सेंटर है O और यहाँ पे P पॉइंट सरफेस का पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, 40 वोल्ट सॉरी। तो आपको मैं बता दूं कि कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो भी है और कंडक्टिंग स्फीयर है, यानी कि इसके अंदर किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ, किसी भी पॉइंट पर चले जाओ, हर जगह पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कितना पोटेंशियल मिलेगा, तो 40 वोल्ट मिलेगा। कितना पोटेंशियल मिलेगा, 40 वोल्ट मिलेगा। यानी कि सेंटर से लेके बाउंड्री तक पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सेंटर से लेके बाउंड्री तक पोटेंशियल हमेशा
कांस्टेंट होगा। तो E इज इक्वल टू पढ़े हो माइनस dV बाई dr। तो पोटेंशियल यानी वोल्टेज क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। अगर कोई पूछता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर इज, तो जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। क्यों, क्योंकि कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होता है, सेम होता है। तो पोटेंशियल सेम होने के वजह से उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और E इक्वल टू हमने पढ़ा है क्या, माइनस dV बाई dr। यानी कि जब भी हम कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। यानी V हमारा यहाँ क्या है, कांस्टेंट है। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन क्या इसके अंदर पोटेंशियल जीरो होगा, नहीं। पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब एक छोटी सी बात और जो हम यहीं पर डिस्कस करना चाहेंगे। सपोज करिए क्या कि ये एक हॉलो स्फीयर है और ये कैसा है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है। कैसा है, कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर है। तो आप सबको पता है कि हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। अगर यहाँ भी है तो यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। अब मान लो ये A है और ये B है, तो A से B आना है Q चार्ज को लेकर। कहाँ आना है, A से B लेकर आना है। तो यहाँ पे वर्क कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि V क्या है, कांस्टेंट है। पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट है। क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है वर्क डन बाई चार्ज। तो अगर दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। कितना होगा, जीरो होगा। तो W बाई क्यू का वैल्यू जीरो। तो W इज इक्वल टू भी क्या आ गया, जीरो। यानी कि कोई भी ऐसा सरफेस जहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है, किसी भी पॉइंट पर आप चले जाओ उस सरफेस के, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट है तो उस पॉइंट पर उस सरफेस पे एक जगह से दूसरे जगह चार्ज को ले जाने में किसी तरह का कोई वर्क नहीं होगा। किसी तरह का कोई वर्क नहीं होगा। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या है, जीरो है। क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी बातें हैं, हमें सीखनी है, वरना यही चीज़ हमें एग्ज़ाम में परेशान करेंगे। चलिए, अब एक क्वेश्चन पूछता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज गिवन बाय V इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। फाइंड E एट 1, 2, 0। यानी कि जो पोटेंशियल है कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है, V इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कहाँ पे, 1, 2, 0। तो बोलोगे कि सर ये बेहद आसान है। क्या, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dx होता है। dx लिखो या dr लिखो, बात क्या है, इक्वल ही है। तो करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8x हो जाएगा। 4x स्क्वायर यानी 2 इंटू 4 8, तो हो जाएगा माइनस 8x। और किस पॉइंट पे चाहिए, 1, 2, 0। तो ये आपका x कोऑर्डिनेट, ये आपका y कोऑर्डिनेट और ये आपका 0। तो कौन सा कोऑर्डिनेट यूज करेंगे, x, y या z? तो x यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे सर, क्योंकि वेरिएबल हमारा क्या है, x है। तो हमने किया माइनस 8 इंटू 1 दैट इज माइनस 8 न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर लिखा हुआ रहेगा 8 न्यूटन पर कूलम इन निगेटिव x डायरेक्शन। या तो वो लिखा रहे या ये ऑप्शन लिखा रहे, इन दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करना है। ये नहीं सोचना है कि 8 न्यूटन पर कूलम, ये माइनस भूल गए। माइनस नहीं भूलना है, माइनस को याद रखना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये माइनस वाले साइन को भूल जाते हैं, और माइनस वाले साइन भूल कर दूसरा ऑप्शन ये भी लिखा रहता है 8 न्यूटन पर कूलम इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, और बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है, टिक भी कर देता है, जो कि गलत है। तो सिंपल सी बात है, हमें ये छोटी सी बात को याद रखना है। ओके, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका गिवन होगा और आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है किसी गिवन कोऑर्डिनेट पे। तो सर क्या करेंगे, E इक्वल टू क्या होता है सर, माइनस dV बाई
डी एक्स, और माइनस डी वी बाई डी एक्स होने की वजह से 4x² का डिफ्रेंसिएशन सर 8x हो गया, और माइनस साइन तो लगा हुआ है, तो माइनस साइन लगा हुआ है तो माइनस 8x हो गया, x का कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे। अब एक बच्चा बोलेगा कि सर सपोज करिए x कोऑर्डिनेट निगेटिव दिया हो तो क्या करेंगे? कोई बात नहीं, वो निगेटिव ही कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। यानी कि अगर 8 × 1 करने जा रहे हैं तो -8 न्यूटन पर कूलम हम लोग यूज कर सकते हैं, 8 न्यूटन पर कूलम इन निगेटिव x डायरेक्शन, या -8 न्यूटन पर कूलम। ओके, एनी प्रॉब्लम? अब जैसे एक छोटा सा बात हम लोग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका साइड है √2 मीटर, और चार्ज दिया हुआ है Q, Q, -Q और Q, और O सेंटर है, वहाँ पे पोटेंशियल बताना है। साइड कितना है सर? √2 मीटर। तो अगर मैं इसका नाम A दे दूँ, इसका नाम B और इसका नाम C और इसका नाम D, यानी O पे बताना है। सर ने कहा था क्या कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर है, सभी चार्ज के वजह से उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालिए और ऐड कर दीजिए। तो हमें कहाँ बताना है? O पे बताना है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा? अगर ये हमारा है √2 और ये हमारा है √2, तो AC का वैल्यू हो जाएगा √AB² प्लस BC²। तो AB का वैल्यू हो गया √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो 2 + 2 दैट इज़ 4, और 4 का स्क्वायर √2, तो ये हो गया 2 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर। और ये कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो हमें निकालना है इसके वजह से, तो KQ/1 प्लस KQ/1 प्लस KQ/1 माइनस KQ/1, तो एक प्लस से एक माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2KQ/1 दैट इज 2KQ वोल्ट। यानी कि सिंपल सबका पोटेंशियल निकाल के ऐड कर देंगे, जो पॉजिटिव वाला होगा वो पॉजिटिव साइन के साथ, जो निगेटिव वाला होगा उसे निगेटिव साइन के साथ हम लोग क्या करेंगे? सिंपली पुट कर देंगे, और हमारा जो रिजल्ट होगा वो मिल जाएगा। एक क्वेश्चन ट्राई करिए। 3 कैपेसिटर्स, each of capacitance is 6 microfarad is connected in series across a battery of 120 volt. Find the equivalent capacitance and voltage across each capacitor। इसमें तो सबसे पूछ लिया गया है, बट कभी कभी आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि C1, C2, C3 में से किसी एक के थ्रू ही आपसे पोटेंशियल पूछा जाएगा। वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। क्या है? 3 कैपेसिटर्स है जिसका कैपेसिटेंस 6 माइक्रोफैराड है, उनको कनेक्ट किया गया है सीरीज में अक्रॉस अ बैटरी ऑफ 120 वोल्ट। तो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज अक्रॉस ईच कैपेसिटर। शुरू करते हैं। C1 का वैल्यू कितना है?
6 माइक्रोफैराड, C2 का वैल्यू कितना है 6 माइक्रोफैराड एंड C3 का वैल्यू कितना है 6 माइक्रोफैराड। सीरीज में सर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला ऐसा होता है। सिक्स सिक्स का एलसीएम 6, 1 + 1 + 1 दैट इज़ 3/6, 3 2 जा 6 यानी 1/2, यानी 1/C इक्विवेलेंट कितना आ गया 1/2, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2 माइक्रोफैराड। पता चल गया इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना हो गया बच्चा 2 माइक्रोफैराड। अब हमें क्या निकालना है वोल्टेज। वोल्टेज निकालने के लिए क्या चाहिए Q और C। C तो हमें पता है, C1 का भी पता है, C2 का भी पता है और C3 का भी पता है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि C1 के क्रॉस चार्ज कितना होगा, C2 के क्रॉस चार्ज कितना होगा और C3 के क्रॉस चार्ज कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सीरीज की खासियत है जो टोटल चार्ज आता है सर्किट का वही चार्ज सभी कैपेसिटर के अक्रॉस होता है, यानी जो क्यू नेट आता है वही क्यू नेट C1 के पास भी होगा, वही C2 के पास भी होगा और वही C3 के पास भी होगा। क्यों होगा सर? क्योंकि चार्ज क्या होता है सेम होता है सीरीज में। तो 2 × 120 दैट इज 240 वोल्ट। कितना हो गया 240 वोल्ट, यानी C1 C2 C3 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 2 आया था। Q = CV होता है, तो वोल्ट नहीं माइक्रोकूलम, सॉरी माइक्रोकूलम, यानी हमें C1 चाहिए तो यानी V1 चाहिए तो Q/C1, यानी Q कितना है 240 और C1 कितना है 6 माइक्रोफैराड, तो 6 4 जा 24 यानी 40 वोल्ट। अब देखो चार्ज तो सेम है और कैपेसिटेंस भी क्या है सेम है, तो सबका वोल्टेज भी क्या होगा सेम होगा। लेकिन चार्ज तो सेम रहेगा बट कैपेसिटेंस सेम नहीं है, इसका मतलब कि वोल्टेज भी क्या होगा डिफरेंट होगा। तो उस चीज़ को ध्यान से रखना है, ये नहीं कि ये देखकर ही सब जगह सिमिलर कर दिए। चार्ज सेम होगा। अगर मान लो कि चार्ज आ गया 10 माइक्रोकूलम, तो C1 के पास भी चार्ज 10 माइक्रोकूलम होगा, C2 के पास भी चार्ज 10 माइक्रोकूलम होगा और C3 के पास भी चार्ज क्या होगा 10 माइक्रोकूलम ही होगा। अब हम लोग बात करते हैं सिंपल सी एक कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। अब मैं मान लेता हूं कि 120 वोल्ट का बैटरी है, थोड़ी देर के लिए 120 वोल्ट का बैटरी है, ओके। और ये हमारा जो है वो है 6 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड है और ये 3 माइक्रोफैराड है। ये 9 कर लेते हैं, ये 9 माइक्रोफैराड है और ये 6 है और ये 3 है। तो हमें बताना है कि फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज जो भी हो, फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 9 माइक्रोफैराड कैपेसिटर। बहुत सिंपल है कि हमें 9 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा ये हमें बताना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये दोनों किस में दिख रहा है सर पैरेलल में, और पैरेलल में डायरेक्ट कैसे ऐड होता है C1 + C2। तो इन दोनों को अगर देखा जाए ये 6 है और ये 3 है, यानी ये 6 है और ये 3 है, तो 6 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9। तो सर इसको काम करिए आप मिला लीजिए, 9 माइक्रोफैराड लिख लीजिए। अब हम बात कर रहे हैं कि अब ये दोनों सीरीज में हो गया, तो ये दोनों जब सीरीज में हो गया तो सीरीज का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकलता है, यानी 1/9 + 1/9 दैट इज़ 2/9, यानी कि C इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चा 9/2। तो हमें चार्ज निकालना है, क्योंकि जो चार्ज यहाँ होगा वही चार्ज यहाँ होगा क्योंकि सीरीज में है। तो कैसे निकलेगा, तो Q के वोल्टेज तो 120 है और C इक्विवेलेंट है 9/2,
540 माइक्रोकूलम। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ का वोल्टेज चाहिए, तो V1 के लिए Q चाहिए कितना है जी 540 और C1 कितना है 9 यानी 6 वोल्ट। यानी इसके अक्रॉस कितना ड्रॉप हो जाएगा 6 वोल्ट। तो इसके अक्रॉस कितना वोल्ट ड्रॉप हो जाएगा 60 वोल्ट, सॉरी ये 60 वोल्ट है तो ये भी 60 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप होगा और इसके अक्रॉस भी कितना होगा 60 वोल्ट। अब एक बात ध्यान रखिए, ये 9 जो था वो किनका किनका कॉम्बिनेशन था, 2 का कॉम्बिनेशन था, 6 का और 3 का। यानी कि इन दोनों के कॉम्बिनेशन के क्रॉस वोल्टेज कितना आया है 60 वोल्ट आया है। तो यही 60 वोल्ट यहाँ भी होगा और यही 60 वोल्ट यहाँ भी होगा। क्यों? क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है सेम होता है। तो अगर आपसे पूछ देता कि 6 माइक्रोफैराड के क्रॉस वोल्टेज बताइए कितना होगा, तो ये ध्यान रखना जरूरी था। ये जो 9 माइक्रोफैराड आया था उन दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन के बदौलत आया था। यानी कि ये 9 माइक्रोफैराड के पास जो वोल्टेज हुआ वो 60 वोल्ट हुआ, तो यही 60 वोल्ट 6 के पास भी होगा और यही 60 वोल्ट 3 के पास भी होगा। हालांकि ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं था, बट मैंने सोचा कि यही बता दूं ताकि इन फ्यूचर कभी किसी क्वेश्चन को आप देखो और आपको लगे कि पूछ दिया 9 के क्रॉस ना पूछ के आपसे क्या पूछ दिया कि 6 माइक्रोफैराड के क्रॉस कितना होगा वोल्टेज वो बताइए, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। क्योंकि ये 9 इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो जो वोल्टेज यहाँ आएगा वही वोल्टेज यहाँ आएगा, वही वोल्टेज यहाँ आएगा। यानी कि 6 के पास भी 60 वोल्ट होगा और 3 के पास भी कितना होगा 60 वोल्ट होगा। अब सिंपल सा एक क्वेश्चन है, A B C D C C C C C हमें बताना है फाइंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए बी, ए से बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। यानी ए से बी कैसे करेंगे सर, ए से बी जाने के कितने रास्ते हैं 3 रास्ते हैं। कैसे सर, ऐसे जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं और ऐसे जा सकते हैं। तो इस रास्ते से अगर जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है 2 कैपेसिटर। अगर एक ही रास्ते में जितना भी कैपेसिटर कंटिन्यू मिलता है तो वो किस में होता है सीरीज में सर। कैसा होता है सीरीज में, यानी कि ये और ये किस में है सीरीज में है। तो आप सभी को पता है कि अगर C और C दोनों को सीरीज में ऐड करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/2। यानी कि सिमिलर कैपेसिटर को जब सीरीज में ऐड करते हैं तो कैपेसिटेंस कितना हो जाता है हाफ हो जाता है। तो अगर इन दोनों को सीरीज में ऐड कर दिए तो कितना हो जाएगा C/2 और इन दोनों को कर दिए तो C/2 और ये हमारा C तो पता ही है। अब बताइए A B और C ये और ये इन तीनों रास्ते का एंड पॉइंट कॉमन है, तो ये तीनों किस में चले गए पैरेलल में चले गए। तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा C/2 प्लस C/2। तो C/2 और C/2 मिलके कितना हो जाएगा C हो जाएगा। तो C प्लस C दैट इज 2C। यानी A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया 2C आ गया। क्लियर है, गुड। थ्री कैपेसिटर्स 3 माइक्रोफैराड 4 माइक्रोफैराड and 6 microfarad are connected in series across a 120 volt battery. Find the voltage drop across 4 microfarad. सबसे पहले सीरीज में C इक्विवेलेंट निकालना है 1/3 1/4 1/6। एलसीएम कितना हो जाएगा
3 4 6 का 12 हो जाएगा। कोई नहीं, कर लेते हैं। 12 हो जाएगा। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, कितना हो गया 4 3 7 2 9, 9/12। तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया 12/9, दैट इज़ 4/3। हमें क्या चाहिए इसके बाद, सीरीज में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, चार्ज, फिर वोल्टेज। तो चार्ज कैसे निकलेगा, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, कितना हो गया 4/3 इंटू 120 यानी 160 माइक्रोकूलम। अब हमें किसके क्रॉस चार्ज वोल्टेज चाहिए 4, तो चार्ज कितना है 160, कैपेसिटेंस 4, 40 वोल्ट। कितना आ गया 40 वोल्ट आ गया। यही अगर 3 के क्रॉस पूछ देता तो 160/3 कर देते, वही अगर 6 के क्रॉस पूछ देता तो 160/6 कर देते। यानी कि जिसके क्रॉस पूछा जाएगा चार्ज डिवाइडेड बाई उसका कैपेसिटर। ओके, तो हमने देखा कि सीरीज, पैरेलल और नॉर्मल पोटेंशियल से, मतलब पॉइंट चार्ज के वजह से, या कैसे दो चार्ज के बीच में पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, कैसे मल्टीपल चार्जेस की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, अगर पोटेंशियल दिया हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे, वर्क दिया है, एक पॉइंट का पोटेंशियल दिया है और चार्ज दिया है, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इस चैप्टर के टोटल 4 वीडियोज़ बनेंगे, जिसमें 3 तो न्यूमेरिकल बेस्ड ही होगा और एक रिवीजन वीडियो होगा, जो कि इन शॉर्ट में हर एक पॉइंट के बारे में आपको बोला जाएगा यहाँ पर। यानी कि आपको लिखना खुद से है, यहाँ पर लिखवाया नहीं जाएगा, 1 बाई 1 चीज़ें समझा दी जाएंगी, जिससे क्या होगा कि हमारा केस स्टडी और असर्शन रीजन का काम आसानी से हो जाए। 3 वीडियोज़ बनेगा न्यूमेरिकल का, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, न्यूमेरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने तरह का बन सकता है उसके लिए 3 वीडियोज़ बनाए जाएंगे, और एक उसका जो कम्प्लीमेंट्री वीडियो होगा वो कौन सा होगा, इन शॉर्ट रिवीजन, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से लेकर डाइलेक्ट्रिक तक जितने भी टॉपिक्स हैं उन सारे टॉपिक्स को 1 बाई 1 थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के यहाँ पर एलोबरेट किया जाएगा, एक्सप्लेन किया जाएगा, ताकि आपका कंसेप्ट फिर से रिवाइज हो जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। इसके बाद वाले वीडियोस में एनर्जी से रिलेटेड, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा वीडियो बनेगा उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। जो थर्ड वीडियो होगा क्वेश्चन का, उसमें टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, जो कि पूरे टॉपिक से रिलेटेड होगा। यानी अभी तक इतना। इसके बाद एनर्जी, डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आएगा। फिर उसके बाद 20 क्वेश्चंस का वीडियो बनेगा, जिसमें स्टार्टिंग से लेके एंड तक के सभी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। फिर जो चौथा वीडियो आएगा इस चैप्टर का, वो आएगा रिवीजन वीडियो, जो कि आपके एग्ज़ाम के टाइम पर बहुत ही काम आएगा। इन शॉर्ट आप 40 से 45 मिनट के अंदर में पूरा वीडियो एक बार देख लिए तो सारा का सारा टर्म क्या हो जाएगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। साफ सीधी बात है, जितना ज़्यादा मेहनत होगा उतना बेहतर रिजल्ट आएगा। ये मैं बोल दूं कि 35 आउट ऑफ 35 ला देंगे, 40 आउट ऑफ 40 ला देंगे, 100 आउट ऑफ 100 ला देंगे, तो ये बोलने वाली सिर्फ बात होती है। आप अगर अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आपका रिज़ल्ट ज़रूर अच्छा होगा। आप अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे, चाहे मैं यहाँ पर कितना भी पढ़ा दूँ, रिज़ल्ट आपका बेहतर नहीं होने वाला है। तो ज़रूरी ये है कि आप ये पढ़िए, NCERT पढ़िए और याद रखिए सारे कंसेप्ट, बार बार रिवाइज करिए, बार बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, तब 35 आउट ऑफ 35 आएगा। सिर्फ मेरे पढ़ा देने से या किसी और टीचर के कह देने से कि कर लो 35 मुट्ठी में, तो वो 35 मुट्ठी में आने वाला नहीं है। उसके लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है खुद प्रैक्टिस में लगे रहना। जो भी यहाँ क्वेश्चन कराया जा रहा है वो सारे क्वेश्चंस को देखना, फिर NCERT पढ़ते रहना, फिर क्वेश्चन जो हम कराएंगे वो करना, और अपने से भी किसी एक फर्दर बुक को आप पकड़ लो, करते रहो। बट ज़रूरी नहीं है, वैसे NCERT प्लस ये कर लिए इनफ है, लेकिन ये दोनों ही करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, देन जाके आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।